जेल अथॉरिटी इसे रहस्यमय कैदी मानने लगी थी। पहला बैंक लूटा तो सालों की सजा हुई, ले जाया गया जेल, वहां से भी भाग निकला, दोबारा पकड़ा गया, फिर से उसने वही डकैती की, फिर लाया गया सेल में। हर बार जेल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागता रहा, मगर उसकी हर कोशिश अंत में पकड़ी जाती। पर 18वीं बार उसने एक ऐसी जेल ब्रेक की योजना बनाई जिसने उसे पूरी तरह से आजादी दिया। आजादी की कीमत कुछ ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1979 से। यह है देश अमेरिका। यूएस के पश्चिम में है कैलिफोर्निया राज्य। यहीं पर है सैन क्विंटिन प्रिजन। ये कैलिफोर्निया की सबसे पुरानी जेल है। यहाँ हत्यारे, लुटेरे और मिलेंगे। ये विशाल मध्ययुगीन जैसी स्ट्रक्चर अभेद्य मानी जाती है। इसमें 20 फीट ऊंची पत्थर की दीवारें और स्किल शूटर द्वारा ऑपरेट वॉच टावर की एक सीरीज है, जबकि 3 तरफ से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, लेकिन चौथी तरफ सिर्फ सैन फ्रांसिस्को बे एक नेचुरल बैरियर की तरह है, एक तरह की अभेद्य पानी की दीवार की तरह, जो किसी भी कैदी के भागने के लिए मृत्यु का कारण बन सकती है अगर वह सोचता है कि वह तैरकर सुरक्षित निकल सकता है। लेकिन एक कैदी इस असंभव से दिखने वाले जेल से भागने की योजना बना रहा था। प्लान का मास्टरमाइंड है 59 ईयर ओल्ड बैंक लुटेरा फॉरेस्ट टकर। उसने दशकों तक बैंक लूटे और जेलों से भाग रहा है। अक्टूबर 1978 में जब वह लगभग 60 की उम्र का हो गया था, उसे एक बार फिर पकड़ लिया गया और मोडेस्को में हथियारबंद डकैती के लिए दोषी ठहराया गया। वह किसी भी जेल में सोचे बिना नहीं गया कि उसे वहां से भागना है। अपने कैरियर के उन पलों में भी जब वह रिहा होने के करीब था, फिर भी भागने की कोशिश करता था। पहले से ही सोच रहा है कि इस प्रिजन से कैसे निकला जाए। इस बार दाव पहले से कहीं ऊंचे हैं। आखिरकार जब वह और जवान तो हो नहीं रहा, यहाँ रहना है 10 साल। 30 की उम्र में 10 साल की सजा ज्यादा नहीं लगती, लेकिन 60 के पार वही सजा आजीवन कारावास जैसी हो सकती है। नम और सख्त जेल में बंद उसे एहसास होता है कि उसकी पहली चुनौती तो बस यहाँ से निकलना है। अब तक वह 17 बार इस तरह के डिटेंशन सेंटर से भाग चुका है, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं है। जल्द ही उसे प्रिजन इंडस्ट्री वर्कशॉप के बारे में पता चलता है। ये राज्य अन्य पब्लिक ऑफिस और वर्कशॉप के लिए फर्नीचर बनाती थी। ये जेल के पैरामीटर में स्थित है, लेकिन मेन बिल्डिंग के बाहर है। वहाँ सुरक्षा कम, शायद थोड़ी ढीली थी, लेकिन नौकरी पा सकता था। इस योजना में कुछ समस्या थी। बूढ़ा आदमी बैंक डकैती के लिए बंद था, न कि सड़क पार करने के लिए। नई चालें चलता है, इस्तेमाल करता है अपनी उम्र तथा शांत स्वभाव का। आखिरकार वह खुद को वर्कशॉप के पास घाट के नजदीक काम करने के लिए नियुक्त करवा लेता है। उसने आजादी की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। यह सिर्फ एक छोटा सा कदम था। उसे अभी तक नहीं पता कि उसका भागने का रास्ता क्या होगा। यहीं पर उसे एहसास होता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। भागने की कोशिश करने वाला वह अकेला कैदी नहीं था, शामिल हुआ दूसरा कैदी जॉन वॉलर। वह एक आजीवन अपराधी था और खुद को घुमक्कड़ आदमी मानता था। जेल से भागने में माहिर वह पहले कैदी के पुरानी कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ है। एक दिन वॉलर आराम कर रहा था। दोनों मिले। बेंच पर बैठा हुआ खाड़ी की ओर देख रहा था। जल्द ही बातचीत इस ओर मुड़ जाती है कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उनके पिछले भागने के इतिहास को देखते हुए गार्ड उन्हें जेल के घाट पर क्यों काम करने देंगे। इसका जवाब है कि ऑफिसर्स को विश्वास ही नहीं है कि पानी के रास्ते भागना संभव है। बातचीत में कहने लगे हम कैसे निकल सकते हैं। सुझाव दिया गया नाव बनाकर। उनके पास वेयर हाउस और औजार तो हैं, लेकिन वे अपनी योजना को सीक्रेट रखना बेहद जरूरी समझते थे। प्रशांत महासागर की लहरें खाड़ी में आती जाती रहती थी, जिसका बहाव बहुत तेज था। सही समय पर निकलने की जानकारी रखना जरूरी है। जून के महीने में दूसरे कैदी के सेल में मिले, चर्चा किए कि किस तरह नाव बना सकते हैं। आखिरकार सेटल बनाने के विचार पर सहमत हो जाते हैं। इसमें डबल ब्लेड वाला पैडल होगा। तेजी से पैडल मार सकते हैं, जो चौफी पानी को पार करने के लिए जरूरी है। यहाँ पूरा भरोसा है पहला कैदी नाव बना लेगा, लेकिन वही उन्हें यह भी लगता है कि अपनी भागने वाली नाव को बनाने और ले जाने के लिए एक और कैदी की मदद की जरूरत होगी। जल्द ही वह मिल गया जो उन्हीं की तरह भागना चाहता है और जो अपना मुंह बंद रख सकता था। ये था तीसरा कैदी 38 वर्षीय विली मैगिर। उसे हथियारबंद डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 1970 में एक बार जेल से भागा था, जब उसने और कुछ कैदियों ने सैन फ्रांसिस्को जेल में टॉयलेट जाम किए और अफरा दफरी में निकल गए। यह एक जोखिम है जिसमें ज्यादा लोगों को इस योजना
के बारे में पता चलेगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि कोई गलत समय पर अपना मुंह खोल दे। जेल से भागने जैसे हालात में बहुत सतर्कता रहनी चाहिए। किसके साथ हो, क्या वे राज रख पाएंगे या उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तीसरा बंदा पहले कैदी के जानकार दोस्त था। दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। एक रात दोनों ने भागने की बात की, तुरंत साथ देने को रेडी हो गया। जब टीम बन चुकी थी तो तीनों आदमी सबसे बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने में लगे थे। नाव कैसे बनाई जाए, किनारे तक कैसे जाएं और खुद को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में खाड़ी में कैसे उतारे, वह भी बिना किसी गार्ड के नजर में आए। उन्हें पता था कि किससे सावधान रहना है। उनका जीवन और सोच यही थी कि वह कमजोर कड़ी ढूंढें। 2 दिन की निगरानी के बाद महसूस किए कि जेल की कमजोरी सिर्फ प्रिजन इंडस्ट्री के गोदाम से खाड़ी तक पहुंचने की नहीं, बल्कि बिना तैनात गार्ड टावर नंबर 4 भी है। दरअसल गार्ड टावर नंबर 4 को बिना सुरक्षा के छोड़ा गया था। ये माना जाता था कि किनारा सुरक्षित है, क्योंकि आखिरकार कोई भी खाड़ी में भागकर नहीं जा सकता। जेल के लिए खाड़ी एक लोहे की दीवार थी। अगर कैदी बिना सुरक्षा वाले गार्ड टावर के नीचे से नाव को खाड़ी तक ले जाने में सफल हो जाता है और किसी तरह से नजर में नहीं आता, तो वे किनारे से काफी दूर निकल सकते थे, इससे पहले कि गार्ड टावर नंबर 5 में तैनात कोई उन्हें देख ले। सबसे जरूरी था नाव बनाने का सामान लाया जाए। एक जेल के इंडस्ट्री के वेयर हाउस में काम करता था, जहां सभी सामग्री रखी जा सकती थी। जिन कैदियों को वर्कशॉप में जाने की परमिशन होती थी, उनकी हर टूल्स पर पहुंच थी। 3 दिन तक सामग्री इकट्ठा करने और छुपाने के बाद ध्यान देते हैं कि क्या उनके पास हर वह जरूरी चीज है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक शीट और वह हर चीज जो वहाँ मौजूद है। कैदी को इस बात की चिंता नहीं है कि कोई गार्ड सामान की कमी को नोटिस करेगा, लेकिन लकड़ी, कीले और फर्मिका की मात्रा बहुत ज्यादा है। साथ ही जानते हैं कि अगर किसी को उनके प्लान की भनक लग गई या बनाते हुए पकड़ लिया गया तो उन्हें असली सजा से भी ज्यादा समय के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। उनके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नाव की लंबाई 14 फीट होनी चाहिए। वर्कशॉप के पीछे एक अंधेरे कोने में अपना ठिकाना बनाते हैं। गार्ड से प्रोग्रेस छुपाने के लिए रेडियो तेज बजाते थे, लेकिन एक बार में वह सिर्फ 2 मिनट चलता था। जल्दी लौटकर देखते हैं कि कोई गार्ड तो नहीं, फिर तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे जैसे नाव का काम आगे बढ़ता गया, उन्हें छुपाना और भी मुश्किल होता गया। जेल वर्कशॉप में 14 फीट लंबी चीज ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती थी। कैदी समझ जाते हैं कि पूरी भागने की योजना को रिकॉर्ड समय में अंजाम देना होगा। दोगुनी रफ्तार से काम करने लगे। तीसरे कैदी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, ज्वार भाटे का पता लगाना। लोकल न्यूज़पेपर से ज्वार भाटा की रिपोर्ट खाड़ी की जानकारी चुराने में कामयाब हो गए। पानी के बहाव और फ्लो को अध्ययन करते हुए पता चला भागने का सबसे अच्छा मौका 9 अगस्त को है, जो अब से 3 दिन बाद है। वे जितना हो सके पूरी तरह से ऊंचे ज्वार के समय जाना चाहते थे, ताकि खाड़ी के किनारे कीचड़ में फंसने की संभावना सबसे कम हो। लेकिन 9 अगस्त को एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह वही दिन है जब खाड़ी के उस पार मरीन काउंटी योट अपनी बाथ टब के लिए पूरी ताकत के साथ पानी में रहेंगे। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में ये नौकायन और बाथ टब जैसी चीजों से भरी रहती है। उनमें किसी और दिन का इंतजार करने का विचार आया, लेकिन जानते हैं अगर वे भागने की योजना को और टालते हैं तो पहरेदार जरूर नाव को ढूंढ लेंगे। उनकी भागने की योजना पूरी नहीं होगी। नाव को योट क्लब के रंगों में रखेंगे और क्लब के सदस्यों में घुलने मिलने के लिए कुछ छोटी टोपियां बनाएंगे। उन्होंने हिस्से को प्लास्टिक की एक परत से ढक दिया, वही प्लास्टिक जो वेयर हाउस में तैयार चीजों को बाहर भेजने से पहले ढक्कन के लिए इस्तेमाल होती थी। नाव को टुकड़ों में रख रहे थे ताकि इसे भागने के दिन तक छुपा सकें। फाइनली वक्त आ चुका था 9 अगस्त। वेयर हाउस से किनारे तक ले जाते हुए बिना किसी की नजर में आए कैसे पहुँचे। गोदाम से किनारे तक की दूरी कम से कम 75 फीट है। 3 आदमियों के साथ भी जल्दी से नाव को पानी तक पहुँचने में कम से कम 1.5 मिनट लगेंगे। योजना का एक बड़ा हिस्सा यह भी है वे खुद को एक बड़ी नाव पर कैदी जैसा कम से कम दिखाएं। प्लान किए नाव का आधा हिस्सा रंगेंगे, वह हिस्सा जो किनारे की ओर है। भागने वाले दिन सब तैयार था। कैदी गोदाम से निकलते हैं ताकि नाव जोड़ी जा सके और भागने के लिए यूनिफॉर्म छुपाई जा सके। दोपहर के 12:30 बज चुके थे। नाव को जोड़ने के लिए तैयार देखकर तय करते हैं कि उन्हें दोपहर 1:30 बजे ज्वार के पीक से 15 मिनट पहले रवाना होना होगा। कैदियों के पास नाव को गोदाम से निकालकर पानी में उतारकर और जेल की सीमा से बाहर ले जाने के लिए 1 घंटा है, इससे पहले कि 2:30 बजे की गिनती का समय हो जाए। सब सही है या नहीं ये देखने के लिए एक कैदी किनारे गया। हल्का सा सर हिलाकर इशारा किया, जिसका मतलब था सब कुछ तैयार
तैयार है। एक जेल की कार्यशाला के बीचों बीच 15 फुट लंबी नाव को जोड़ना वास्तव में नजर में आ सकता था। मतलब कैदियों को सभी पार्ट को पानी के किनारे ले जाना होगा, फिर जोड़ना होगा वहाँ। वेयर हाउस से चुपचाप निकलकर पानी तक ले जाने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट थे। भागने के लिए सब कुछ एकदम सही लग रहा है। उन्हें भागने की कोशिश करते हुए देखा गया तो उनके साथ कोई रहम नहीं की जाएगी। इस प्रिजन के रूल्स हैं कि कोई वार्निंग गोली नहीं चलाई जाती, यानी गार्ड को गोली मारने से पहले चेतावनी नहीं देनी होती। उनके पास सीधे गोली चलाने का अधिकार है। कई कैदियों को इस तरह मार भी चुके हैं। हालांकि गार्ड टावर 4 में कोई गार्ड नहीं था। आलसी डिलीवरी ड्राइवर ने अपना ट्रक वेयर हाउस की लोडिंग डॉक पर ही बिना निगरानी के छोड़ दिया था। किस्मत कहे या चमत्कार, ड्राइवर ने पिकअप ट्रक की चाबी वहीं रख दी थी। योजना है गाड़ी के आड़ में नाव को किनारे की ओर ले जाएं। अब सब कुछ हो रहा था ऐसा ही। कोई नहीं सोचेगा कि 2 कैदी ट्रक के आड़ में बोट को ले जा रहे हैं किनारे की ओर। गार्ड के नजरों से दूर पहुंचकर जल्दी से नाव लेकर भागते हैं और उसे ठीक गार्ड टावर नंबर 4 के नीचे पानी में डाल देते हैं। दोनों नीचे ही छुपे रहे, जबकि तीसरा कैदी ट्रक को उसके अपने जगह पर छोड़ने जाता है, चाबी लौटाता है और फिर आराम से खुद भी पानी की ओर चला जाता है। एक सबसे पहले नाव में जाता है, जांचता है क्या उसका भार उठा पाएगी। एक एक कर तीनों कैदी चढ़ जाते हैं। नाव का किनारा लगभग पानी की सतह के बराबर हो जाता है। फिर भी ठीक है, आज तक कोई भी इस प्रिजन से नाव के जरिए नहीं भागा है। अब उन्हें लग भी नहीं रहा कि उनकी नाव उन्हें आजादी तक ले जाएगी। पता है अगर वे देखे गए तो गार्ड को आदेश मिलेंगे गोली मारो। योजना बनाने और तैयारी करने में 2 हफ्ते से भी कम का समय लगा। तीनों अपनी जान को दांव पर लगाए हैं, इस उम्मीद में कि ये योजना काम करेगी। पानी की कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी इन्होंने उम्मीद की थी। हवा 30 किलोमीटर से ज्यादा तेज चल रही है। पानी में लहरें उठ रही थी, लेकिन योट क्लब के नए सदस्य अब गार्ड टावर की सीधी नजर में आ चुके थे। बिना गार्ड वाले टावर को पार कर चुके हैं, लेकिन अब एक गार्ड वाले टावर को पार करना बाकी है। अचानक किनारे से गार्ड ने देख लिया। ये सोच रहे हैं ये कोई नौका चालक है। इसी मौके पर एक कैदी ने गार्ड की ओर देखा और कहा सब ठीक है। गार्ड रेडियो पर संदेश भेजता है, बस ये कोई काइकिंग करने वाले लोग हैं। जैसे कैदी सैन क्विंटन की सीमा के बाहर निकलते हैं, नाव डूब जाती है। तीनों बेतहाशा नाव को पकड़कर तैरने लगते हैं, कोशिश करते हैं किनारे तक पहुंचने की। जैसे तैसे कैदी किनारे तक पहुंच जाते हैं, थके हुए, भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए, लेकिन अब आजाद। भले ही बिल्कुल प्लानिंग वैसी नहीं चली जैसी इन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन वहां तक पहुंच गए जहां इन्हें पहुंचना था, जेल की दीवारों के ठीक बाहर। अचानक से दोनों को बताए बगैर भाग गया। उसकी भागने की यह 18वीं कोशिश अब इतिहास बन चुकी थी। वह सीधे लक्सबर्ग टर्मिनल गया और वहां एक टैक्सी बुलाई। टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि उसकी सेल डूब गई है और इसी वजह से वह पूरा भीगा हुआ है। वास्तव में यह एक विश्वसनीय कहानी थी। आज तक किसी को ठीक नहीं पता कि वह कहाँ गया, लेकिन पास के ही जेल होने के कारण उन तीनों आदमियों ने जल्द ही भीड़ में घुल मिलकर आसपास के इलाके में निकलने में कामयाबी हासिल कर ली, इससे पहले कि उनकी फरारी का पता चलता। दोपहर की गिनती के दौरान ही जेल के गार्ड को पता चलता है कि 3 कैदी सेल में नहीं हैं। जल्द ही गार्ड को उनकी बनाई हुई नाव कयाक मिलती है। कैलिफोर्निया राज्य और लोकल लॉ इन्फॉर्मेशन ने पूरे राज्य में एक तलाशी अभियान शुरू किया। यहाँ से नाव के जरिए भागना एक बड़ी खबर बन जाती है और साथ ही एक बड़ी शर्मिंदगी भी। भारी अफरा दफरी मच गई, यह एक नाकामयाबी थी। तीसरा कैदी विली मैगर जाहिर तौर पर ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहा और उसे सैनफील्ड की अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट के पास 2 ही महीने बाद पकड़ लिया गया। जॉन वॉलर को 8 महीने कैलिफोर्निया के गुलराय में पकड़ लिया गया, जो जेल से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। हालांकि उनका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया था। वह इसके बाद पूर्व की ओर निकल पड़ता है, इधर उधर से सामान इकट्ठा कर लेता था और शायद 1-2 डकैती भी की। 19 साल बाद साल 1998 में फिर से वहीं आ गया, ठीक वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, फ्लोरिडा। यहाँ वह अपनी आखिरी बड़ी चालों में से एक को अंजाम देता है और समाज का एक सम्मानित सदस्य बन जाता है। इस बीच उसने एक महिला से शादी की थी जो सोचती थी कि वह इन्वेस्टर बैंकर है। दरअसल वह पार्टियों में बहुत अच्छे कपड़े पहनता और बातचीत करता, जिससे उसे लगता कि उसने इन्वेस्टर बैंकर से शादी की है, क्योंकि उसके पास हमेशा पैसे रहते थे। पर कहते हैं एक बार जिस चीज की लत लग जाए जल्दी छूटती नहीं। कई वर्षों तक बहुत शांत जीवन बिताने के बाद फिर से बैंक लूटने में लग गया। 2 साल बाद ही अक्टूबर साल
2000 में उसे अरेस्ट कर लिया गया और 28 अक्टूबर को 80 साल का टकर आर्म रोबरी का दोषी स्वीकार करता है। उसे 13 साल की सजा सुनाई जाती है। बिगड़ती सेहत के कारण उसे फोर्थ वर्थ मेडिकल सेंटर भेजा गया। कैद के दौरान कई बार स्ट्रोक आता है। 29 मई साल 2004 को टेक्सास के एक जेल में मारा जाता है। अनुमान है कि उसने अपने आपराधिक कैरियर में $4 मिलियन से अधिक की चोरी की और अलग अलग जेलों से रिकॉर्ड 18 बार भाग निकला।